On behalf of Pehchan Clinic YouTube channel, I welcome all of you to another episode of Autism series that we are doing. Assalamu alaikum. I'm Tahira Javed. I'm a consultant psychologist and a hypnotherapist. I'm working as a head consultant at Pehchan Clinic. Pehchan aims to provide mental health awareness by providing online resources and by hosting various workshops, trainings, and support group events. I am also affiliated with Integrated Health Services Children and Family Hospital as well as Institute of Medical Rehabilitation GH Islamabad. This month, we have on board Dr. Khurram Saleh, who is a consultant psychiatrist based in UK. His niche areas are autism spectrum disorder and ADHD. This month, we'll be hosting various videos related to autism and various aspects related to it. We would appreciate if you can drop your questions in the comment section that we can cater during the series of videos related to autism. If you want to stay checked in with your mental health, you can subscribe to our channel and click the notification bell so that you're notified timely about all the upcoming videos. Our social media handles will be linked in the description box below. You can follow and like to stay connected to all the online resources being provided there. Thank you. So today we'll be discussing about ADHD and ASD. क्योंकि जनरली जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो उनमें डायग्नोज हुआ होता है कि ADHD और ASD दोनों हैं, जबकि जब हम उनकी असेसमेंट्स करते हैं तो समटाइम्स ये पता चलता है कि ASD और ADHD में से एक ही डायग्नोसिस उस बच्चे के लिए था, दोनों डायग्नोसिस नहीं थे, और कई दफा कोमॉर्बिड डायग्नोसिस भी एग्जिस्ट करते हैं. So, if you look into the history of comorbidity between ASD and ADHD, तो till 2013 ये दोनों इकट्ठे एक ही बच्चे के लिए या एक ही एडल्ट के लिए डायग्नोज नहीं होते थे. ये एक्सक्लूजन क्राइटेरियन था कि या ADHD होगा या ASD होगा. पर जैसे जैसे रिसर्चेस होती गई, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्टम्स में सिमिलैरिटीज देखी गई, डिफरेंसेस देखे गए, इनकी को एग्जिस्टेंस देखी गई. तो 2013 में जब DSM-5 आया तो इसको एक्सक्लूजन क्राइटेरियन से हटा के कोमॉर्बिड डायग्नोसिस में एंटर कर दिया गया. दैट मीन्स कि ASD और ADHD एक ही इंडिविजुअल में को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके कुछ सिम्टम्स ओवरलैप कर रहे होते हैं. बट जितना भी अगर हम उनकी सिम्टोमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो जो सिमिलैरिटीज हमें नजर आ रही होती हैं, उनके जो पैथोलॉजी है वो डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटीज हमें नजर आ रही होती हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, इंटरैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन. इसी तरह हमें उनके डिस्ट्रैक्टेबिलिटी में, बिहेवियर में या हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी में सिमिलैरिटीज नजर आ रही होती हैं. लेकिन इन्हीं की अगर पैथोलॉजी की बात की जाए तो वो डिफरेंट होती है कि किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोशल इंटरैक्शन की, तो एक ASD के बच्चे के लिए ये डिफिकल्ट है, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ASD में बहुत डिफिकल्ट होता है कि बच्चा अपने आप को फुली इमोशनली एक्सप्रेस कर सके, इनिशिएट कर सके सोशल इंटरैक्शन को. बट ADHD में अगर उसकी सोशल इंटरैक्शन डिस्टर्ब्ड है तो वो उसके हाइपर बिहेवियर या इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल ही कैन नॉट टर्न फॉर द वेट, ही कैन नॉट वेट फॉर द टर्न, और इसी तरह वो अपनी दूसरे की बात सुने बगैर अपनी बात कंप्लीट करते हैं, दरमियान में इंटरप्ट करते हैं या उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स अदर थिंग, वो बहुत लॉन्ग कॉन्वर्सेशन सस्टेन नहीं कर पाते. सो इसी तरह के बहुत सारे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस और इनकी पैथोलॉजी को डिस्कस करने के लिए we have requested Dr. Khurram Saleh to join us once again, and it's kind of him that he's here to discuss about ADHD and ASD. Both are his niche areas, so we'll be asking a lot of questions to him to clarify all the concerns. But before we move on to Dr. Khurram, I would just like to share a few numbers and facts with you, जो over the time research में identify हुआ है कि जब ASD डायग्नोज होता है तो अराउंड 30 to 50% ASD के साथ ADHD को एग्जिस्ट करता है. इसी तरह ADHD के डायग्नोज्ड इंडिविजुअल्स में 40 to 60% जनरली रिसर्च ने देखा है कि ASD के सिम्टम्स को एग्जिस्ट कर रहे होते हैं.
So, Dr. Khurram Sadiq, according to these numbers and the similarities and differences that we have seen so far in the clinical symptoms, I would request you to clarify to all of us कि कहाँ पर किस तरह से ये represent करते हैं similar symptoms, किस तरह से ये different होते हैं और इनकी psychopathology किस तरह से different होती है, starting off from the similar representation of the symptoms. Sorry. Thank you very much, Tahira. ADHD और ASD, it's अभी कहीं मैं पढ़ा था कि आपने भी बताया, नंबर्स बताए हैं कि इनकी कोमॉर्बिडिटीज जो होती हैं आपस में, तो कहीं मैं पढ़ा था, कहीं कोई टॉक दे रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि ASD इन ADHD एंड ADHD इन ASD, तो मतलब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, इसलिए कि दोनों न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, पीपल आर बोर्न विद इट, तो ये हमें नहीं देखना चाहिए कि ASD में ADHD कितना होता है, ADHD में ASD कितना होता है, ये हमें देखना चाहिए कि कितना कोएग्जिस्ट करता है एक दूसरे के साथ, और कोएग्जिस्टेंस में इस किस्म की इनकी पिक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होती है, बजाय इसके कि एक ASD और ADHD अलग हो, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन और उनकी प्रेजेंटेशन और उनका जो बिहेवियर्स होते हैं कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। अब जहाँ पे सिमिलैरिटीज की बात है, तो मुझे सिमिलैरिटीज नहीं लगती, लोगों को सिमिलैरिटीज लगती हैं, और वो सिमिलैरिटीज ये होती हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम के इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ADHD में थॉट प्रोसेस बहुत तेज चल रहा होता है, मल्टीपल थॉट्स आ रही होती हैं, उनको लेटेंसी टाइम नहीं होता टू थिंक अबाउट थिंग्स, और उनकी इम्पल्सिविटी जो होती है फौरन, मतलब उन्होंने एक्ट करना होता है उस चीज़ों पर, लिंगर ऑन वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है, और एनर्जी ड्राइव करती है उस बिहेवियर को, और ये डेफिनेटली ये एज अ रिजल्ट ऑफ डिसरेगुलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन, जो कि दो न्यूरो सब्सटेंसेस हैं जो कि इसकी पैथोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इसकी प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसे ही सिमिलर केसेस में अगर ASD वालों को लोग कहते हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो अपना काम छोड़ के भाग जाते हैं या दूर हो जाते हैं, लेकिन व्हाट दे हैव टू अंडरस्टैंड इज वो इस वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता है क्योंकि एकदम से अगर कोई चेंज आती है, दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द चेंज। एकदम से अगर सेंसरी ओवरलोड हो जाए वहां पे, तो वो चीज़ बहुत प्रोनाउंस होकर उनके सामने आती है कि मतलब एकदम से आवाज़ें आना शुरू हो गई, बहुत ऑडियो एम्प्लीफिकेशन हो जाती है, टेक्टाइल, अगर लोग बहुत करीब आ जाते हैं तब उनको मसला होता है, तब वो चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन में, ADHD की डिस्ट्रैक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर इनमें ही होता है पीरियड ऑफ हाइपर फोकस। लोग ये कहते हैं कि ADHD की भी है कि जहाँ पे हाइपर फोकस होता है, और हाइपर फोकस इस तरीके से होता है कि एकदम से उनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वो उस चीज़ को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। वो अगर खासकर उनकी कोई इंटरेस्ट की चीज़ हो तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो जो हाइपर फोकस होता है यूजुअली इट्स इन फास्ट पेस्ड एक्टिविटीज़, एक तो। दूसरा हाइपर फोकस जो होता है इट इज़ बिकॉज अगेन नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन की डिसरेगुलेशन की वजह से होता है। इसको कंपेयर किया जाता है ASD के साथ। ASD की जो प्री ऑक्यूपेशन है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अगर वो किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं बिकॉज दे हैव अटेंशन टू डिटेल, दे गो इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट, उसमें रिसर्च करते हैं, उसमें वो उनको उस स्पेसिफिक चीज के बारे में पता होगा। जैसे अगर कार्स हैं तो उनको ये पहले भी मैंने बताया था कि कार की इंजन के वो स्टार्ट होने से उनको बताया जाता है कि उसका इंजन कौन सा है, क्योंकि उन्होंने इतनी रिसर्च की होती है, वो अपने जहन में हर चीज को डिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं उस चीज के बारे में। जैसे अगर किसी जैसे एक एग्जांपल है कि एक बच्चा जो था वो एक फुटबॉलर में, मतलब फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो गया, प्रीमियर लीग फिगर्स उससे फिंगर टिप्स से याद होते थे, फिर उसकी फेवरेट टीम थी, उसके प्लेयर्स, उसके डेट ऑफ बर्थ, उनके पेट्स, उनकी लाइफ, सारा कुछ उसे याद होता था। तो अगेन there's a difference between the two, okay? वो हाइपर फोकस को आप प्री ऑक्यूपेशन से कंपेयर, अगर वो अपेरेंटली लगता भी है, यू हैव टू डिग डीपर, यू हैव टू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। कॉन्टेक्स्ट लेना किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर इन अटेंशन की बात आ जाती है कि किसी चीज को अटेंशन नहीं दे सकते। एडीएचडी में अगर इन अटेंटिव टाइप किसी बच्चे को है या किसी बड़े को है, डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू फोकस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस वजह से उनके टास्क इनकम्प्लीट होते हैं। एसडी के बच्चों के साथ ये करते हैं कि देखो जी, ये होमवर्क नहीं करता, ये इस किस्म के काम नहीं करता, लेकिन उनका जो वो होता है, प्रेमिस होता है या उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। वो कहता है मैं इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, इसलिए मैं काम नहीं करता। इट्स वेरी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। जब मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है या मुझे इस चीज का शौक ही नहीं है, पर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ और इंग्लिश में मैं नहीं अच्छा हूँ, मैं इंग्लिश नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग इंग्लिश, बट व्हेन आई डोंट इवन लाइक इट और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, तो वहां पे दोनों को ऐसा लिया जाता है कि देखो ये अटेंशन नहीं दे रहा, इस सब्जेक्ट को दे रहा है, इसमें नहीं दे रहा, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो इस किस्म के ओवरलैप्स काफी देखने को मिलते हैं एएसडी और एडीएचडी में। लेकिन एएसडी एडीएचडी को डिफरेंशिएट करना, जो इस कंडीशन को जानता है और समझता है, ये मैं हर दफा बात करता हूं कि नॉट एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस एरिया विल अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। वो आपको उसके उनके शूज में जाना होगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी, आपको एक उनकी पिक्चर बनानी होगी अपने जहन में, तब आपको समझ आता है। एक चेकलिस्ट नहीं है। अगर चेकलिस्ट आप शुरू कर देंगे या एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, तो आप एएसडी को इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एडीएचडी को आप हाइपोमेनिया डायग्नोज कर देंगे। तो इन दोनों के लिए डिफरेंशिएशन के लिए आपको इस कंडीशन का समझना बहुत ही जरूरी है। Right, right. Sir, as you were talking like similarities के साथ ही you were explaining the pathological differences. So इसी में sir एक element आता है about the impulsive behavior, जो कि generally कहते हैं कि ये दोनों aggressive होते हैं, impulsive होते हैं. So वो भी एक similarity है, but yet उनकी भी जो concerns हैं, जो reasons हैं, वो different हैं. Apparently वो आपको लगता है कि एक ही चीज है, लेकिन अगेन कॉन्टेक्स्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इम्पल्सिविटी, एडीएचडी की इम्पल्सिविटी होती है कि जैसे ही दरख्त में ले आप बच्चा उस पर चढ़ना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद वो गिरता है, फ्रैक्चर्स भी आते हैं, तभी नहीं समझता। असल में उसकी इतनी एनर्जी ज्यादा होती है कि उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं अपनी एनर्जी डिसिपेट कैसे करूं, और कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी से एनर्जी रिलीज हो जाती है, और पेन का इफेक्ट भी हाइपर एक्टिविटी जो होता है वो मास्क कर देती है। जबकि इम्पल्सिविटी और एग्रेसिवनेस जो आपको देखने में मिलती है एएसडी में, वो ये है कि एक सोशल सिचुएशन में उन्हें ले आया आप एक बच्चे को या एक बड़े को, उस सोशल सिचुएशन को वो समझ नहीं सकता, उसे समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या, उसको डिब्रीफ नहीं किया गया होता। और अगेन अगर उसे बताया भी होता है और एकदम से कोई चीज चेंज हो जाए तो ही डजंट नो व्हाट टू डू। तो उसका जो एक कॉन्डुइट है, दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हाँ, वे ऑफ कम्युनिकेशन, और वो इसी तरीके से कम्युनिकेट करता है। तो वो अगर कोई उसके करीब आएगा तो उसे पुश कर देगा, या वो उस सिचुएशन से भाग जाएगा, या उसको करीब कोई वो करने की कोशिश करेगा, काम डाउन या कंफर्ट वो करने की कोशिश करेगा, तो वो आपसे दूर भागेगा और आपको कभी धक्का देगा या आपको पुश करेगा। तो ये इन दोनों की एग्रेशन में, और ये इम्पल्सिविटी नहीं है। आई डोंट सी दैट एज इम्पल्सिविटी, आई सी इट एज टेंट्रम भी नहीं, एक बिहेवियर जो कि इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन कि आई डोंट लाइक अ सर्टेन थिंग बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड दे डोंट हैव द सोशल स्किल्स टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इन दोनों को वो करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। मैं हमेशा से एडीएचडी एसडी के बारे में कहता हूँ, इसके कॉन्टेक्स्ट को समझे। कॉन्टेक्स्ट को समझे बगैर कोई डायग्नोज करना और ये कह देना कि सिर्फ बिहेवियर है या ये शरारती बच्चा है, मतलब दैट्स नॉट राइट। एक और चीज जो सिमिलैरिटी में आती है, जो मुझे अभी याद आई, कि वो ये कहते हैं कि हाइपर एक्टिविटी, मतलब, और दे यूज द टर्म हाइपर एक्टिविटी इन एएसडी। कई दफा मेरे पास लोग आए, माँ ने कहा कि हाइपर एक्टिविटी, तो मैंने कहा ओके, डिफाइन हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी से तुम्हारा क्या मतलब है? हाइपर एक्टिविटी से मतलब है कि ये आउटडोर है, ये दरख्तों पे चढ़ता है, ये करता है, बैठता नहीं है। कहते नहीं, इस तरह तो नहीं करता। फिर कभी कभी एकदम से फ्लैपिंग शुरू कर देता है, या एकदम से छलांगे बिस्तर पर लगाना शुरू कर देता है जब एक्साइटेड होता है, या स्टार्ट रनिंग अराउंड इन अ सर्कल, ठीक है, या फिर ये है कि स्टार्ट स्पिनिंग अराउंड। दैट इज नॉट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है। ये
एक स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स हैं जो करते हैं, ठीक है। फ्लैप इसलिए करते हैं क्योंकि दैट मोशन हेल्प्स देम फोकस, दैट मोशन हेल्प्स देम टू गेट सम क्लैरिटी अराउंड थिंग्स। प्लस दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर वो स्ट्रेस्ड हैं तो फ्लैप करते हैं, अगर खुश होते हैं तो फ्लैप करते हैं। रनिंग अराउंड इन सर्कल कंसेंट्रिकली या गोल गोल घूमते हैं, या फिर टू एंड फ्रो, एक जगह है, एक जगह से दूसरा, दूसरा से तीसरा, टू एंड फ्रो उसकी मूवमेंट चल रही होगी। और अक्सर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा है कि ये मुझे क्लैरिटी लाती है, ये मुझे काम डाउन करती है, मैं इस तरीके से अच्छा सोच सकता हूँ। और स्पिनिंग अराउंड का ये है कि इट गिव्स देम अ वेरी गुड फीलिंग अबाउट देमसेल्व्स, और मतलब वो उसी में करते रहते हैं। या कोई स्विवल चेयर उन्हें मिल गई तो उस पर घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे टिल दे फॉल डाउन, या आप स्पिन करते रहेंगे टिल दे फॉल डाउन, और ये उन्हें अच्छा लगता है। तो दिस इज नॉट हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी, जो द रीजन इज कि उनकी में एनर्जी ज्यादा है, उसमें वो अपने आप को इंजर्ड भी करते हैं, उसमें वो दुखते भी हैं, उसमें वो जख्म भी खाते हैं, चोट भी खाते हैं, किसी की बात सुनते भी नहीं है, और दे विल कंटिन्यू टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट इट। जबकि अगर इस बिहेवियर में, अगर ये जो ASD वाला है, उनको आप रोकेंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ टैंट्रम, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे आर एंजॉयिंग, ऑल ऑफ अ सडन यू हैव इंटरप्टेड इट, हेंस दैट रिजल्ट्स इन अ बिहेवियरल टैंट्रम कि नहीं मैं करना चाहता हूँ। तो ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक डायग्नोसिस को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती हैं। और जब तक आपको समझ नहीं होगी, और अगर आपको क्लिनिशियन ऐसा मिलता है कि जिसको उस चीज की समझ नहीं है, तो आपको गलत वो डायग्नोसिस आपको आपके बच्चे को पेस्ट कर देगा। तो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में, कि सिमिलैरिटीज अपेरेंटली जो हैं वो असल में नहीं है, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली डिफरेंट है, और असल में दोनों चीजें एक जैसी हैं ही नहीं, वो हम उन्हें एक तरीके से देख रहे हैं। Sir, I was having a discussion with one of our parent, और उन्होंने एक question पूछा था that I would like you to respond to. And while we were having this similarity and difference discussion, so they asked कि इसका ये मतलब हुआ कि जो ADHD है वो neurochemical imbalance है, और जो ASD है वो cognitive emotional disturbance है. So how would you respond to it? नहीं, दोनों में कॉग्निटिव डिफरेंसेस होते हैं। आपकी जो कॉग्निशन है ADHD में बल्कि ज्यादा होती है, आपकी अटेंशन, आपका थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, और जो न्यूरोकेमिकल चेंजेस होती हैं ये भी तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से होती है ना। ये भी तो साइनेप्टिक फंक्शंस होती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी होती है, वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि न्यूरोकेमिकल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। मतलब डेवलपमेंट के साथ, ब्रेन की डेवलपमेंट के साथ, उसकी जो रिलीज of certain neurotransmitter that is connected, so you cannot actually say कि this is neurochemical, और वो क्योंकि जो चीज जेनेटिक हो जाती है, we call it neurodevelopmental, क्योंकि जीन में ट्रांसफर होती है, तो उसके न्यूरोकेमिकल कंपोनेंट्स भी होंगे, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स भी होंगे, एंड इट विल बी वेरी सिमिलर। अदरवाइज अगर ये प्रेमिस है तो फिर इसका डुअल डायग्नोसिस कैसे होता है? फिर तो ये भी है ना, फिर तो ये आर्गुमेंट भी आता है कि फिर डुअल डायग्नोसिस कैसे होता है? फिर तो नहीं हो सकता। दो डिफरेंट कंडीशंस हैं, उनका डिफरेंट न्यूरोजेनेसिस हुआ है, तो फिर आप तो वो नहीं कर सकते। जो फिर 2013 से पहले जो DSM-5 करता था वो तो फिर सही था, जबकि ICD-10 में फिर भी ये नहीं था। क्योंकि मैं जब 2010 में सर्विसेज मैंने जब मैनचेस्टर में ये पायनियर की ADHD की, एडल्ट ADHD, ASD और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो उस वक्त हम आराम से डुअल डायग्नोसिस करते थे। तो वो अमेरिकन कंपोनेंट में थोड़ा सा वो था, लेकिन ICD-10 जो था शुरू से ही डुअल डायग्नोसिस एक्सेप्ट कर रहा था, और हम डायग्नोज करते थे, डुअल डायग्नोज करते थे। मैं पेशेंट ऐसे भी देखे हैं जो ASD और ADHD क्लिनिक्स में दोनों में आते थे मेरे पास। तो हाँ, तो इसको कंफ्यूज नहीं करें। एक न्यूरो डेवलपमेंट पाथवे है, ये जेनेटिक है, ये जीन से ट्रांसमिट होता है, एंड कीप इट लाइक दिस टिल वी गेट फर्दर रिसर्च। तो अपने आप को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आइडिएशन को या अपने आइडियाज को, अपने परसेप्शंस को। Right. Thank you so much, sir. I hope this question of the parent is answered. Coming towards the diagnosis, sir, again, एक बहुत common चीज जो कि diagnosis में आ रही होती है, I would want कि आप उससे start करें जो इसके पिछले question से ही link करता है. Generally, parents जिस वक्त diagnosis की बात होती है, either ASD और ADHD की, तो they ask कि क्या हम इसके MRI या CT scans करा लें, उससे आ जाएगा कि ये डायग्नोज हो रहा है। जबकि जाहिर है हमारी जो पूरी डिस्कशन है
दैट इज ऑल अबाउट कि ये जेनेटिक है, न्यूरो डेवलपमेंटल है। लेकिन ये एक लेमैन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एमआरआई या सीटी स्कैन से डायग्नोज हो सकता है? सिंपल इसका आंसर नहीं, लेकिन अगर कोई कोमोबिलिटीज हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, जिसमें सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन्स आर मैलफॉर्म्ड या डिफरेंटली डेवलप, या कोई स्पेसिफिक डिलीशन हो क्रोमोसोम की जिसकी वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट में चेंजेस आ गई हो, तब ओनली इन दोज केसेस तब हो सकता है। लेकिन जनरली मतलब आप सीटी एमआरआई पे इस किस्म की चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगी। राइट, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जनरली एएसडी और एडीएचडी के लिए जब भी कंसल्ट किया जाता है तो पीडियाट्रिशियंस के बाद जो दूसरे होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट अक्सर जो है वो सीटीज एंड एमआरआईज करा के हमारे पास भेजते हैं, और जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हमारे पास डायरेक्टली भी आते हैं उनको ये होता है कि वो एमआरआई ही हमें करानी चाहिए। सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो कि डायग्नोसिस के साथ कंसर्न है। बट सर माय क्वेश्चन as a professional, as a representative of parent would be कि कब हमें ASD का डायग्नोसिस ही देना है with no comorbid diagnosis of ADHD? ये तो हमने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, but here today like ADHD और ASD का dual diagnosis under what circumstances हमें देना चाहिए would be my major question. सही, जहाँ पे डुअल डायग्नोसिस में अगेन मतलब ये यहाँ पे डिपेंडेंट है ये फैक्टर एडीएचडी के ऊपर। अगर क्योंकि एडीएचडी जो है 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इनअटेंटिव टाइप, जिसमें ज्यादा फोकस जो होता है मतलब उनका फोकस नहीं होता, फोकस जो होता है वो इनअटेंशन पे होता है, एवरीथिंग इज ऑन इनअटेंशन, कि वो दे आर अनएबल टू फोकस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो चीजें गुम कर जाते हैं, अटेंशन स्पैन कम होता है, कंसंट्रेशन, मेमोरी पुअर होती है, इस किस्म की चीजें आ जाती हैं। घर से निकलते हैं तो पता चलता है कि जी तो बैग भूला हुआ है, दोबारा वापस आना पड़ता है, इस किस्म की चीजें। ठीक, ये है इनअटेंटिव टाइप। दूसरा है हाइपर एक्टिव, एनर्जी है आपकी आ रही, आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप क्यों में भी इंतजार नहीं कर सकते, और आप मतलब फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में हैं, और घर में भी आप एक चीज शुरू करते हैं फिर दूसरे पे जंप लगाते हैं, तीसरे पे जंप लगाते हैं, आखिरी वक्त तक मतलब रात के वक्त तक आपको ऐसा लगता है कि आप यू फुली एनर्जाइज, इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही होती। फिर इम्पल्सिव होते हैं कि ट्रैफिक जैम्स, क्यूज, इस किस्म की चीजों में मतलब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, रोड रेजेस होते हैं, सब कुछ होता है। ठीक, जो और तीसरी टाइप है जिसमें कंबाइन है दोनों, इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक, जो हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी की पिक्चर है वो इट्स वेरी ऑब्वियस पिक्चर, ये याद रखें, मतलब इट्स वेरी अपैरेंट, वो इट्स इन योर फेस, वो प्रेजेंटेशन जो है बच्चों में भी और बड़ों में भी इट इज इजिली डायग्नोज्ड। ठीक है, इसमें मसला ये होता है कि कभी कभी हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी जो है वो इतनी ओवरपावरिंग होती है कि आपको अंडरलाइंग जो उसके मैकेनिज्म्स हैं, पर किसी को एएसडी है और उसको इम्पल्सिविटी भी है और उसको ओवर एक्टिविटी भी है, तो वो एडीएचडी उसके एएसडी के जो प्रेजेंटेशन है उसे मास्क कर देगा। लोगों को ये लगेगा कि तो डिसऑर्गेनाइज बंदा है, ये तो इतनी इसमें एनर्जी है, सोता भी नहीं है, ये इम्पल्सिव भी है, हर एक से लड़ाई, रिलेशनशिप के इश्यूज। लेकिन फिर आप अंडरलाइंग अगर उसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो उसमें फिर पता चलेगा कि वो एक्टिविटीज करता भी है लेकिन वो अकेले में करता है, वो किसी और के साथ नहीं करता, वो अपनी जिंदगी में खुश रहता है, बाहर भी नहीं निकलता, रूटीन भी उसकी कोई नहीं है, अगर कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी भी करता है तो ऐसी करता है कि जो वो अकेले कर सके। तो वो जो चीज है वो उसको मास्क कर देती है। ठीक है, हमारे पास मैं आजकल डुअल डायग्नोसिस डुअल असेसमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, तो उसमें ये होता है कि आई स्टार्ट विद एएसडी और फिर एंड अप विद एडीएचडी। और कभी कभी मुझे लगता है कि इन लोगों की पहले एडीएचडी की असेसमेंट होनी चाहिए, एडीएचडी की अलग असेसमेंट होनी चाहिए, उसके बाद एएसडी का जब वो हो जाए, सिम्टम्स कंट्रोल्ड आ जाए, तब उसमें आपको अंडरलाइंग प्रेजेंटेशन सामने निकल के सामने आती है आपकी या किसी बंदे की। ठीक है, तो वो ऑब्वियस हो जाता है उन लोगों के लिए कि जो इस फील्ड में नए नए हैं या इस फील्ड के बारे में पता नहीं है। हम जो है हम बहुत डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं, मतलब पाकिस्तान में तो हमारे पास डिटेल हिस्ट्री का, कोलैबोरेटिव हिस्ट्री का बहुत कम स्कोप है। यहाँ तो हम एम्प्लॉयज के पास भी जाते हैं और
पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, पेरेंट्स के पास नहीं होता तो पार्टनर होगा, पार्टनर अगर 5 साल का है, 5 साल या 6 साल का रिलेशनशिप है उनका, तो हम वी फाइंड ट्राई टू फाइंड समबडी जो उनको अच्छे तरीके से जानता हो। तो क्योंकि एक कंटिन्यूम जरूरी है, जो चीज हम देख रहे हैं उसका बचपन में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। वो ऑल ऑफ अ सडन उसकी अपेयरेंस इसमें नहीं आ सकती है, एडल्टहुड में नहीं आ सकती है। कुछ ना कुछ ग्लिम्सेस, कुछ ना कुछ चीजें अगर वेल मैनेज भी होगा तो आपको पता चल जाता है, नजर आ जाती हैं, क्योंकि दोस्त नहीं होते हैं, दोस्तियां नहीं कर सकते, स्मॉल टॉक नहीं कर सकते हैं, इस किस्म की चीजें। ठीक। तो अगर आपको कोई एएसडी के साथ आया और उसकी हाइपर एक्टिविटी बहुत ऑब्वियस है, तो हम अगर मुझे सिंगल असेसमेंट आई एएसडी की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि इसकी एडीएचडी की असेसमेंट होनी चाहिए। या डुअल हो तो फिर आई एक्सप्लोर इट वन बाय वन। पहले एएसडी की करता हूँ, फिर एडीएचडी की करता हूँ, उसके बाद फिर आई कम टू अ कंक्लूजन। अब इसमें एक और वो है कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि चलें अगर मिक्स टाइप है या इम्पल्सिव या हाइपर एक्टिव टाइप है तो सामने सामने ऑब्वियस है। व्हाट अबाउट द इनअटेंटिव टाइप? तो इनअटेंटिव टाइप को मास्क कर देता है एएसडी। ठीक। अगर किसी को इनअटेंटिव एडीएचडी है, क्योंकि उसमें हाइपर एक्टिविटी भी नहीं है, उसमें इम्पल्सिविटी भी नहीं है, वो बैठा भी आराम से होता है, लेकिन जब आप हिस्ट्री लेते हो वो ये कहता है कि मैं इवन आई डू माई रिसर्च, लेकिन किसी चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैं फिर चंक्स में करता हूँ। फर्स्ट करें 20 मिनट, उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, फिर गैप लेता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, लेकिन पैटर्न बनता जाता है उसका। फिर एसी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, सुपर ऑर्गेनाइज, उनकी चीजें उनको पता है कहाँ पड़ी हैं, उनकी चीजें मूव हुई हों। और जब आपको कोई बंदा हिस्ट्री देता है कि मतलब आई एम डिसऑर्गेनाइज, तो वो फिर इट्स अ रेड फ्लैग। आप सोचना शुरू कर देते हो कि एसडी के साथ डिसऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक नहीं है, या तो मैं किसी गलत लाइन पे जा रहा हूँ, ये एसडी है ही नहीं। लेकिन अगर एसडी है तो डेफिनेटली अंडरलाइन कुछ ना कुछ इनअटेंशन का चल रहा है, तो देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट। तो वहां पे फिर आपको पता चलता है। इस किस्म के केसेस में मैं फर्दर एक्सप्लोरेशन करता हूँ। जैसे एडीएचडी के मुझे कोई केसेस मिलते हैं, उसमें अगर मुझे अंडरलाइंग एएसडी मिलता है तो हमेशा से मैं वो रेज करता हूँ कि इसको ये भी है, तो कैन यू प्लीज गेट सम फंडिंग फॉर एएसडी असेसमेंट। और फिर फंडिंग हमारे पास जब आती है तो हम उसका एएसडी का असेसमेंट करते हैं। एंड लाइकवाइज एएसडी में एडीएचडी का भी इसी तरह होता है। जो ऑब्वियस होता है वो चीजें तो उसी वक्त डायग्नोज हो जाती हैं, जब नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि वी वुड लाइक टू हैव फर्दर असेसमेंट। वापस हम अथॉरिटीज के पास भेज देते हैं फॉर मोर फंडिंग, ताकि हमारे पास आए और फिर हम असेसमेंट कर सकें उसकी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है। और इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग जब आपका डुअल आ जाता है ना, जहां आप असेस कर रहे होते हैं, फिर आपको 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 चीजें समझ आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि देखें, एसडी एक पोल है, ठीक है, एक्सट्रीम पोल है, उसमें उसके फीचर्स क्या है? एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन, रेजिस्टेंट टू चेंज, आइसोलेशन। जबकि एडीएचडी है, इट्स कंप्लीट एनार्की। ठीक है, दो चीजें को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो दोनों अपने आप को एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं। तो इस वजह से जो डुअल का बंदा होता है वो एडीएचडी उसमें ज्यादा डिसऑर्गेनाइज नहीं होता, क्योंकि एएसडी इज कीपिंग द ऑर्डर। और एएसडी जो बंदा होता है या बंदी होती है वो ज्यादा अलूफ नहीं होती है और ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि एडीएचडी इन हर और हिम is not letting them to be aloof or isolated। तो वो एक बहुत नॉर्मेलिटी की फेज में आ रहे होते हैं, लेकिन वो चीजें बहुत स्टर अप हो रही होती हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर उन केसेस में जब एडीएचडी का इलाज हो जाता है या मैनेज हो जाती है, तो ऑल ऑफ अ सडन द एएसडी बिकम वेरी प्रोनाउंस, क्योंकि एडीएचडी तो अब सेट हो गया है, ये उसकी मैनेजमेंट शुरू हो गई है, वो कंट्रोल भी आ गया है उसमें, दे आर नो मोर अनार्किक। So they come back to their selves, ASD. They become more recluse. They become more isolated. They become more non-social. ठीक है, उनकी socialization भी खत्म हो जाती है। तो it's a very interesting dynamic if you look at it that way. और it's a very complex dynamic। मतलब इस चीजों को कई दफा मेरे यहाँ पे प्रोफेशनल्स मुझसे पूछते हैं, तो जब मैं उन्हें बताता हूँ तो पेशेंट्स को भी इट मेक सेंस एंड फॉर प्रोफेशनल्स मेक सेंस। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मेरी जितनी 10 साल की 11 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है क्लिनिकल, ये इसने मुझे सिखाया है
इनकी इस किस्म की प्रेजेंटेशन होती हैं, एंड यू कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग एंड यू कीप ऑन आस्किंग योरसेल्फ कि इस तरह क्यों है ये प्रेजेंटेशन इस तरह क्यों है, व्हाई इज इट नॉट द टिपिकल वंस। तो इसका मुझे ये आंसर मिले व्हिच मेक सेंस, कॉमन सेंस के मुताबिक, दैट मेक सेंस एट ऑल अ लॉट। सर सो मच। हमने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें बताएं, क्योंकि जनरली अपने एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो बताना बड़ा कम होता है। किताबी बातें तो हमें मिल जाती हैं, बट व्हाट वी वांट इज कि जो इंफॉर्मेशन गूगल पे ऑल द टाइम अवेलेबल है उससे कुछ डिफरेंट और एक्चुअल में समझ आने वाली बात जो है हमारे पेरेंट्स तक, हमारे ऑडियंस तक पहुंच जाए। सो इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यू हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन इन डिस्कसिंग अबाउट योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस, व्हिच डेफिनेटली इज मोर इम्पोर्टेंट देन द थ्योरेटिकल नॉलेज जो कहीं से भी किसी भी जगह से पढ़ी जा सकती है। सर लाइक जहां पर हमने ये बात की कि इनके डायग्नोसिस जो हैं वो सेपरेट भी हैं, डुअल डायग्नोसिस भी हैं, डुअल डायग्नोसिस की प्रेजेंटेशन भी आपने बताई। सो हियर आई वुड लाइक कि हम अपने सारे डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे, बिकॉज द वे यू वर मेंशनिंग वो बहुत ज्यादा केयरफुल एक अप्रोच है, बहुत कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, जहां पर हम किसी भी नॉर्मल सिम्टोमेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डुअल डायग्नोसिस भी नहीं दे सकते। सो मच सो के एएसटी के जितने सिम्टम्स की हमने बात की डिटेल में, वहां पर हम एएसटी को भी बहुत इजीली डायग्नोज करके लेबल करके नहीं भेज सकते। सो like with your kind permission, I hope you would support me in it. I would want to request all the doctors out there कि आप उसको सस्पेक्ट करके तो भेज सकते हैं, आप एक असेसमेंट के लिए रेफर कर सकते हैं, बट इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट टू डायग्नोज, नॉट टू टेल द पर्सन कि आपको यही प्रॉब्लम है और इसी के लिए आपको हम रेफर करें। बिकॉज लाइक समटाइम्स जो ट्रस्ट है पेशेंट का वो अपने डॉक्टर पर इतना होता है कि जब हम उसका डायग्नोसिस उनके डायग्नोसिस से डिफरेंट देते हैं तो फिर पेशेंट को वो चीज़ उतनी इजीली समझ नहीं आती, वो उतनी इजीली उस डायग्नोसिस को जो एक्चुअल असेसमेंट के बाद आता है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। So, sir, any last message to the parents and doctors about the diagnosis of ADHD and ASD, and to the doctors, your comments? डॉक्टर्स के लिए तो ये है कि गेट एज मच कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। हम यहाँ जो असेसमेंट करते हैं, मतलब मैं एक एएसडी असेसमेंट से पहले मुझे कुछ 4 घंटे या 5 घंटे का एक बंदे के लिए पढ़ना पड़ता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर मैं ब्लाइंड फोल्डेड जाऊं तो मैं कभी भी डायग्नोसिस नहीं कर सकता। तो कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन इन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज very important. That's a really pivotal thing. That is very central to their diagnosis. और माँ बाप के लिए ये है कि एक तो ये है कि इस चीज के बारे में थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं। अगर आप ऑटिज्म का डायग्नोसिस मांगने के लिए भी जा रहे हैं और आप सस्पेक्ट करते हैं तो डोंट गूगल इट, किसी ऐसे प्रोफेशनल से पूछें, कोई ऐसी ऑथेंटिक साइट्स जैसे रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट हो गया, जैसे यहाँ पे यूके में माइंड ORG है, यहाँ पे नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटीज हैं, और ये तो ग्लोबल वो हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लोर करके जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है, और ये यहाँ मैंने देखा है, खासकर जो एशियन बैकग्राउंड के पेरेंट्स होते हैं और यहीं के बॉर्न होते हैं और यहीं के ब्रेड होते हैं, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट असेसमेंट्स टू डू फॉर मी। यहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनको चीज़ों का पता होता है, क्योंकि उनको इस तरीके से इन्होंने पढ़ाया होता है, लिखाया होता है, उनकी समझ बूझ इस तरह की है। लिटरली हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई बहन है, उनसे मुझे लिटरली वो जो है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करनी पड़ती है। मुझे एक क्वेश्चन की जगह लिटरली 20 सवाल करने पड़ते हैं ताकि मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकूं, क्योंकि वो एक हमारे अंदर ये होता है कि वी आर वेरी डिसमिसिव कि हाँ ये तो ऐसा नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूं कि यू ओनली गिव मी द फैक्ट्स, इट इज अप टू मी टू डिसाइड, टू इन्फेयर कि व्हाट आई मेक ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। आपने बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब तो माँ बाप के लिए ये है कि जो आपने देखा है, से इट एज यू सी इट। उसके अलावा अपने इमोशंस, अपने ओपिनियंस, अपनी इन्फेरेंसेस डॉक्टर के साथ प्लीज खुदारा शेयर मत करें, क्योंकि वो उस असेसमेंट को कहीं और लीड कर देगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो इंफॉर्मेशन दें, फैक्चुअल दें और समझ के दें उस चीज को।
और अगर आपके ज्यादा बच्चे हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लें कि अगर ये बच्चा डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है और किस किस तरीके से डिफरेंट है, कहाँ कहाँ डिफरेंट है। तो ये मेरी एडवाइस होगी डॉक्टर्स के लिए भी कोलैबोरेटिव इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। Thank you so much, sir. And I would conclude this episode by again emphasizing on what you said in the context जो हम clinics में देखते हैं. When parents come, तो generally वो जो भी उनसे हम information ले रहे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं तो पहले उसका जवाब बाद में आता है, पहले ये आता है कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि इसको एसटी आप इसलिए तो नहीं पूछ रही हैं, नहीं इसको ये नहीं है. So like they are trying to read the mind और अपनी information जो है वो चेंज करके हमें दे रहे होते हैं, जिसके लिए यू राइट कि हमें मल्टीपल वेज से उसको वेरीफाई करना पड़ता है. अगेन समटाइम्स पेरेंट्स डिनाइल में होते हैं, दे से कि नहीं ऐसा तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं करता, एंड द अदर पेरेंट इज लाइक नहीं ऐसा करता है. सो वी हैव टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस अगेन टू सी कि कौन सा पेरेंट ठीक बात कर रहा है. सो as Dr. Puram said, कि kindly you're requested to say what you see and then leave it to us कि वो किस तरफ उसका डायग्नोसिस लीड करेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो भी डायग्नोसिस होगा हम आप ही से शेयर करेंगे, लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं देंगे तो उसका डायग्नोसिस जो है वो डिफरेंट हो सकता है. So in the coming videos, we'll be talking about the adult ASD and the other concerns जो कि ASD में हमारे पास आपकी तरफ से questions आते जा रहे हैं. So we'll be addressing those. So thank you so much, Dr. Khurram, for coming over, and we would again be bothering you कि आप दोबारा हमारे साथ adult ASD और बाकी concerns के लिए भी आएं. Sir, thank you so much. Thank you.